इस वीडियो में हम मेंसुरेशन के शेष आकृति के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूला के बारे में जानकारी दिए हैं। अगर आप लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुंचा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिससे आप उन दोनों वीडियो को देखकर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जानकारी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको मेंसुरेशन के सारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जानकारी मिल जाएगी, कोई भी आकृति शेष नहीं बचेगी। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं एक खोखले बेलन के बारे में। इस खोखले बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि एक बेलन का निर्माण कैसे होता है। एक बेलन जो होता है एक आयताकार प्लेट, जो प्लेट लोहे की हो या कोई अन्य पदार्थ की बनी हो, तो एक बेलन का निर्माण एक आयताकार प्लेट या एक समझते हैं एक आयताकार कागज के टुकड़े पर ही समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक आयताकार ये कागज का टुकड़ा है जिसमें चौड़ाई ये है और लंबाई ये है। अगर हम इसको चौड़ाई के अनुदिश इसको रोल करते हैं, रोल कर दिए तो ये बन गया एक बेलन। और इस बेलन को अगर हम इसी तरह रख देते हैं लिटाकर, तो ये बन जाएगा बेलन की लंबाई। अगर इसी को खड़ा कर देते हैं तो ये लंबाई क्या बन जाएगी, इस बेलन की ऊंचाई। और इसमें एक और ये जो था चौड़ाई, ये क्या बन गया, इसका एक वृत्ताकार आकृति बन गई, यानी एक वृत्त के रूप में बन गया। और एक नीचे बना, एक ऊपर बना। तो नीचे वाला आधार होगा और ऊपर वाला शीर्ष का भाग होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक आयताकार कागज का टुकड़ा एक बेलन का रूप ले लिया। और बेलन की लंबाई, बेलन की ऊंचाई एक ही चीज होती है। अगर इसको हम ऐसे रखते हैं तो बेलन की लंबाई होगी, अगर खड़ा कर देते हैं तो बेलन की ऊंचाई होगी। अगर इस बेलन को हम अगर लंबाई के अनुदिश ऐसे मोड़ देते हैं तो ये लंबाई इसकी आधार की परिधि बन जाएगी और उसकी चौड़ाई इसकी ऊंचाई बन जाती है। तो ये रहा एक बेलन के बारे में जानकारी। अब इस बेलन को अगर हम बेलन की अगर जिस धातु से बना है, अगर ये बेलन जिस धातु से बना है उस धातु की अगर मोटाई को हम अगर गणना में नहीं लेते हैं तो एक बेलन हो जाता है। और इसी बेलन के अगर इस धातुई मोटाई को हम गणना में लेते हैं तो एक खोखले बेलन का रूप ले लेता है। अब इस जिस धातु से बना है उस धातु की मोटाई इसको लिए है, ये है, यानी इतने मोटे ये प्लेट से ये धातु का ये खोखला बेलन बना है। तो इसमें हम एक धातुई प्लेट की मोटाई के गणना, हम मोटाई की गणना करेंगे। तो चलते हैं इस खोखले बेलन के ऊपर, हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इस खोखले बेलन में एक बाह्य त्रिज्या होती है और ये तो हो गई आपकी धातु की मोटाई, ये कितना मोटा है धातु का ये प्लेट। इसलिए इसके दो वृत्त बनते हैं, एक बाहरी वृत्त बनता है और एक ये भीतरी वृत्त बनता है। तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या को हम आर लिए हैं, बड़े आर से, और भीतरी त्रिज्या को हम लिए हैं छोटे आर से। बाहरी त्रिज्या माने आउटर रेडियस और भीतरी त्रिज्या यानी इनर रेडियस। और इस बेलन की ऊंचाई h लिया गया है। तो अब हम चलते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो 2πr जो होता है ये आधार की परिधि होती है। ये जो बेलन बनता है तो इसमें आधार जो होता है एक वृत्ताकार होता है और इस वृत्ताकार आकृति का परिधि ही 2πr होता है और जितनी ऊंचाई होती है बेलन की उस ऊंचाई को हम गुणा कर देते हैं तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। लेकिन अब हम एक खोखले बेलन की जब हम गणना करते हैं तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय एक तो बाहर का हो गया और प्लस ये भीतर का भी वक्र पृष्ठीय हमको निकालना पड़ेगा कि भीतर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसलिए दो क्षेत्रफल बन जाते हैं, दो वृत्त है, एक भीतरी वृत्त और एक बाहरी वृत्त। तो भीतरी वृत्त के लिए और बाहरी वृत्त के लिए हम अलग अलग लेते हैं। 2πr/h ये हो गया बाहरी और हम जोड़ देंगे इसमें भीतरी को 2πr/h। ठीक है, ये हो जाएगा भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें से कॉमन हो जाएगा 2πh और ये बड़ा r प्लस छोटा r ब्रैकेट में रह जाएगा। यही बन गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक खोखले बेलन का। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πh बाह्य त्रिज्या प्लस आंतरिक त्रिज्या यानी आउटर रेडियस प्लस में इनर रेडियस। ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए? अब हम चलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, देखते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का निर्माण कैसे होता है। दूसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम टोटल या होल सरफेस एरिया कहते हैं। तो अब हम चलते हैं एक बेलन पर कि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू r प्लस h। इसका मतलब क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो गया सूत्र, लेकिन इसका अर्थ हो गया कि 2πr², इससे गुणा कर देंगे और फिर प्लस देंगे 2πrh। इसका मतलब क्या है? ये 2πr² जो है एक बेलन के ऊपर और नीचे के जो वृत्ताकार भाग होता है इसके दोनों का क्षेत्रफल होता है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल πr² और इस वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर क्या होता है? 2πr²। अब प्लस में क्या करते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जुट जाता है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है, इसको जोड़ देंगे। ठीक इसी तरह हम खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए, तो अब इसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पृष्ठ जो बना है, सतह बना है, फेस जो बना है, इस आकृति से बना है, ये जो बना है इससे बना है, बाकी ये तो खोखला रहेगा। तो यही हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठ बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल यानी 2π नहीं πr² बाहरी हो गया और ये भीतरी को हम घटा देंगे, πr² को घटा देंगे। ठीक, ये बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला भाग बच जाएगा। ठीक है, तो ये भाग जब बच जाएगा तो हम इसमें क्या करते हैं? पाई कॉमन ले लेते हैं, r² प्लस r² बच जाता है। तो इस तरह की दो आकृति बन गई, एक तो नीचे वाला और एक ऊपर वाला, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे।
तो 2 पाई ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर, और इसमें हम जोड़ देंगे इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। तो इस प्रकार हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई एच आर प्लस आर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, ओह गड़बड़ हो गया ना, यहाँ माइनस होता ना, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल गलत हो गया। देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन हो जाता और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता, और दो वृत्त का है, एक नीचे एक ऊपर का, तो 2 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ होगा माइनस, गलत हो जाता। 2 पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर प्लस 2 पाई एच आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस हो गया। चलिए ये सूत्र बन गया हमारा टोटल या होल सरफेस एरिया का। अब तीसरा नंबर है आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो एक बेलन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बेलन का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब बेलन तो हमारा ऐसा होता है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है आधार का, ये आधार का क्षेत्रफल, गुणा हम कर देते हैं इसकी ऊंचाई से। तो ठीक इसी तरह इसका भी हम करेंगे, इसका हम निकालेंगे आयतन। तो अब आयतन इसमें किसका निकलेगा, ये खोखले भाग का निकलेगा नहीं, इसमें आयतन निकलता है जिस चदरे से ये बना है खोखला बेलन, उसका हम आयतन निकालते हैं, समझ गए। तो ये ऊपर वाला भाग, ये नीचे वाला भाग और प्लस में ये वाला चदरा का, ठीक। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये बाहरी हमारा जो बेलन है इसके आयतन को हम पहले निकाल लेंगे, ठीक है, और इसमें से छोटे वाले बेलन का आयतन घटा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच घटा देंगे। ये हमारा बच जाएगा धातुई जो भाग है उसका आयतन बच जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई एच कॉमन हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस प्रकार फॉर्मूला बन गया पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, समझ गए। तो ये था हमारा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन का फॉर्मूला। अब हम चलते हैं दूसरी आकृति पर। आइए दोस्तों, यहाँ हम एक शंकु का निर्माण किए हैं। हाँ, अभी हम इसका नाम तो नहीं लिखे, इसको हम लिखेंगे शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ ए कोन, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये शंकु का छिन्नक है। अब ये छिन्नक कैसे बना है इस पर हम ध्यान देते हैं। ये हम एक बड़ा शंकु ले लिए, सबसे बड़ा शंकु है जिसकी त्रिज्या जो है आर है, बड़ी त्रिज्या आर, हम इसको ले लिए हैं। समझ रहे हैं, इसकी आकृति को समझ लीजिए, ये बड़ी त्रिज्या है इस यहाँ से यहाँ तक, और इस शंकु के हम शीर्ष वाले भाग की तरफ से हम शीर्ष को थोड़ी सी ऊंचाई लेकर हम इसको काट दिए, यानी डॉट लाइन से जो हम दिखाए हैं इसको हम काट के निकाल दिए, और ये जो डीप लाइन से दिखाया गया है यही हमारा भाग बच गया, जिसको हम क्या कहते हैं छिन्नक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस वाले भाग को हम काट करके निकाल दिए। तो इसमें हम तिर्यक ऊंचाई
एल लिए हैं। तिर्यक ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? लैटरल हाइट, इसीलिए इसको हम एल कहते हैं। लैटरल हाइट को एल। तिरछी ऊंचाई जिसको हम क्या कहते हैं? तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई एच ले लिए हैं छिन्नक की, और इस छिन्नक का जो नीचे वाला भाग है, देखिए इसको उल्टा भी कर सकते हैं। ये वाला पर्सन को हम नीचे कर सकते हैं, ये वाला पर्सन को ऊपर कर सकते हैं, लेकिन इस पर एक और हम सूत्र आपको देने वाले हैं, इसलिए हम इसको उल्टा कर लिए हैं। अब इसकी त्रिज्या जो है इसको हम मान लेते हैं छोटा आर। देखिए यहां से यहां तक इसको हम छोटा आर मान लिए हैं, ये छोटा आर हो गया। और ये वाला जो भाग बच गया ये कितना होगा? तो ये तो बड़ा आर है और ये हो गया छोटा आर, तो बड़े आर में से छोटे आर को घटा देंगे तो बच जाएगा ये वाला भाग, ये वाला भाग। इसको हम लिए हैं आर माइनस आर, ठीक है, बड़ा आर माइनस छोटा आर। और इस ऊंचाई के समानांतर एक हम यहाँ से ऊंचाई और लंब डाल देंगे। क्या डालेंगे? लंब, यानी परपेंडिकुलर। यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए हम, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये बन गई मेरी एक आकृति जिसको हम कहते हैं त्रिभुज, यानी ट्रायंगल। इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? राइट ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज बन गया। और इस समकोण त्रिभुज से हम क्या करेंगे? एल निकालेंगे। तो इसका सूत्र बनता है कि इस छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, पहला फॉर्मूला, तिर्यक ऊंचाई यानी कि लैटरल हाइट, लैटरल हाइट। तो हम क्या निकालेंगे? तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें ये क्या बना? डायगोनल बन गया, विकर्ण, और ये लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय पर निकाल देंगे। यानी क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है ना, तो उसी आधार पर हम निकाल देंगे एल स्क्वायर बराबर, यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई बराबर एल बराबर ये हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कह रहा हूं, बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा इसकी ऊंचाई एच स्क्वायर, ठीक है। तो एल कितना निकल गया? तिर्यक ऊंचाई एल बराबर ये हो जाएगा, इसको जो मान लीजिए, लंब मान लीजिए, आधार मान लीजिए, इसका स्क्वायर और प्लस में ये एच है, इसको हाइट का स्क्वायर। तो ये लैटरल हाइट मेरा निकल गया इतना। अब दूसरा हम चलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं या जान लेते हैं कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। तो यहाँ पर तो दो त्रिज्या हो गई, इसको हम मानते हैं एक शंकु, जब एक संपूर्ण शंकु रहता तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके परिधि को आधा लेते हैं, यानी कि पाई आर, और तिर्यक ऊंचाई को हम गुणा कर देते हैं, तिर्यक ऊंचाई को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर तो दो वृत्त बन गया ना, एक बड़ा एक छोटा। तो बड़े वाले को हम क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर, पाई आर, ठीक है, और प्लस हम कर देंगे पाई आर, दो बन गया। तो पाई आर प्लस पाई आर, ठीक। और एल तो दोनों में रहेगा, तो एल हम दोनों में लगा देते हैं। चलिए, क्यों अलग करते हैं, एक साथ रहने दीजिए। पाई आर जोड़ पाई आर एल प्लस पाई आर एल, यानी कि ये बड़े वाले वृत्त और इधर से जो शीर्ष कटा है इसका पाई आर एल। तो अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? पाई एल कॉमन हो जाएगा और आर प्लस आर बच जाएगा। यही हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक। पाई एल
आर प्लस आर। चलिए अब हम अगला इसमें तीसरा नंबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है शंकु का, ये पहले जान लेते हैं। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दूसरा होता है, उसके आधार पर हम इसका नहीं निकाल सकते हैं, उसके आधार पर हम इसका नहीं निकाल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, आयतन नहीं निकाल सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं इसका। तो इसका कैसे निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो इस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, इस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और एक छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, जिस तरह हम निकाले थे खोखले बेलन में, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। यही हो गया इसका फॉर्मूला। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस पाई एल आर प्लस आर, यही हो गया। ये हो गया आपके ये फ्रस्टम का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस में पाई एल आर प्लस आर। अब हम निकालते हैं चौथा नंबर आयतन। तो दोस्तों आयतन का फॉर्मूला ये शंकु के आयतन से ही निकालते हैं। इस शंकु का आयतन निकालने, इसका आयतन निकालने के लिए हम बड़े शंकु का आयतन से इस जो कटा हुआ भाग है इसके शंकु के आयतन को घटा देते हैं। इसका मतलब हम एक लाइन में लिखते हैं, बड़े शंकु का आयतन माइनस छोटे शंकु का आयतन, छोटे शंकु का आयतन। ठीक है, ये बड़ा शंकु हो गया, इसमें से जो कटा है शंकु इसको घटा देंगे तो इसका ये फ्रस्टम का आयतन आ जाएगा। तो इसको डेरिवेट करने के लिए, इसको व्युत्पन्न करने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो में संभव तो है नहीं। इसलिए इसका सिर्फ सूत्र हम लिख देते हैं, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर। ये 10वीं क्लास के एनसीईआरटी या कोई किसी भी बोर्ड के बुक में इसको डेरिवेट किया गया, उसमें आप देख सकते हैं। अब चलते हैं प्रिज्म के बारे में। अब हम प्रिज्म के सूत्र के बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों, प्रिज्म के पार्श्व भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म का ये आधार हो गया और प्रिज्म की ऊंचाई दी रहती है। प्रिज्म का आधार जो होता है एक त्रिभुज के रूप में हो सकता है, एक त्रिभुजाकार भी हो सकता है। ये त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो समकोण त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, समबाहु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक चतुर्भुज हो सकता है, प्रिज्म का आधार जो है एक चतुर्भुज भी हो सकता है। तो प्रिज्म का आधार कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसका जो सूत्र हम देंगे उसमें एल कोई संकेत नहीं हम देते हैं, जैसे एच हो गया, आर हो गया, एल हो गया, इस तरह का कोई हम संकेत का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए कि प्रिज्म का आधार बदलते रहता है। इसलिए इसके आधार पर हम आधार को ही हम लिख लेंगे। इसके पार्श्व भाग का क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस, और ये जो है सरफेस जो होते हैं ये तिरछे होते हैं, तिरछे रूप से ये समांतर चतुर्भुज के रूप में होते हैं।
ये क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज के रूप में होते हैं। और ये समांतर चतुर्भुज जो होता है तीन तरफ से होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये पीछे वाला भाग हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज को क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज के रूप में होते हैं। तो अब चलिए, इसको लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं, तिरछे रूप से जुड़े रहते हैं। तिरछी ऊंचाई को लैटरल हाइट भी कहे हैं, लेकिन इसको स्लैंट हाइट भी कहा जाता है। स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई को, तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई को स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट कहा जाता है। लैटरल हाइट भी हम कह सकते हैं। तो चलिए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, एक प्रिज्म का, तो आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, यानी आधार जो भी रहेगा, चतुर्भुज रहे त्रिभुज रहे, तो उसका परिमाप निकाल के उसकी ऊंचाई से हम गुणा कर देते हैं। तो ये आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। दूसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या संपूर्ण, इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, 2 गुणे एक सिरे का क्षेत्रफल, एक सिरे का क्षेत्रफल, एक सिरे का क्षेत्रफल, अब प्लस में जोड़ देते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही पार्श्व भाग का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। 2 सिरे का क्या मतलब है, एक सिरा नीचे का हो गया और एक सिरा ऊपर का हो गया, तो ये दोनों सिरे का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे और प्लस में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो पूरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा। और तीसरा नंबर है आयतन। आयतन कैसे निकालते हैं, तो आधार का क्षेत्रफल जो सबका होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। इस तरह आधार का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज बनेगा इसका आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे, बस इसका प्रिज्म का आयतन निकल जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे आकृति के बारे में जानते हैं। देखिए, एक प्रश्न ले आ दिए प्रिज्म के आधार पर, हमको लगा कि एक प्रश्न हल कराना सही रहेगा। एक ठोस प्रिज्म है, एक सॉलिड प्रिज्म है जिसका आधार जो है ट्रायंगुलर है, ठीक है, उसका बेस जो है ट्रायंगुलर है। उसकी साइड जो दिए गए हैं, उसकी भुजाओं की लंबाई, साइड लेंथ है 3, 4, 5 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई जो है, हाइट है 8 सेंटीमीटर है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुने एक सिरे का क्षेत्रफल और प्लस में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्टकट में लिखते हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं सोच रहा हूं कि गोले का छिन्नक का भी फार्मूला ऐड कर दूं। तो 2 गुना, अब देखिए चूंकि लंबाई जो दी गई है, भुजाओं की लंबाई 3, 4, 5 है, तो 3, 4, 5 है, इसका मतलब कि एक ये राइट ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में 5 बराबर 4 स्क्वायर जो 3 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। इसका मतलब कि ये 5 जो है विकर्ण बना है, डायगोनल बना है, और ये बेस और हाइट बना है। 3 और 4 में से किसी को बेस या हाइट बना सकते हैं, यानी कि एक लंब होगा और एक आधार होगा। तो एक सिरे का क्षेत्रफल यानी एक प्रिज्म जो बनेगा उसका समकोण त्रिभुज के आकार का, यानी कि इस प्रकार का वो बना है। तो एक सिरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, माने ये हो गया। तो आधार हम 3 ले लेते हैं, ऊंचाई 4 ले लेते हैं।
और 1/2 होता है सूत्र के अनुसार। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि आधार का परिमाप और गुणे ऊंचाई। तो आधार का परिमाप हम कैसे निकालेंगे, तो तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ देंगे तो आधार का परिमाप हो जाएगा, और गुणा कर देंगे इसकी ऊंचाई से, 8 से गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 2 2 कट गया, 4 3 12 प्लस 5 4 9 3 12 गुणे 8। तो पहले हम 12 प्लस 12 बटे 96, 6 2 8 108 हो गया सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, हम इसको लिख देंगे। तो ये हमारा निकल गया क्या, पार्श्व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आयतन कैसे निकालेंगे, तो आयतन निकालने के लिए क्या फार्मूला दिया गया है, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल वही हो जाएगा 1/2 गुणे 3 गुणे 4 और गुना में 8 कर दीजिए। तो 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 6 8 48 cm3। ये हो गया आयतन। चलिए अब हम एक फार्मूला लिख लेते हैं, गोला का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ ए स्फीयर। फ्रस्टम ऑफ स्फीयर का फ्रस्टम ऑफ ए स्फीयर, इसका वॉल्यूम सिर्फ आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस क्यू माइनस छोटा आर क्यू। ये फ्रस्टम ऑफ ए स्फीयर यानी एक गोला का छिन्नक का आयतन 4/3 पाई और आर क्यू माइनस आर क्यू, बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। तो ये वीडियो में बस इतना ही। अभी भी कुछ रह गए फार्मूले, पिरामिड का रह गया, अर्धगोला का छिन्नक का रह गया, फिर दूसरी वीडियो में ले आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।